जब हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक अजीब सी शांति मिलती है ना? मतलब एक बहुत ही सुकून देने वाली स्पष्टता होती है। बिल्कुल ये कुछ कुछ इंजीनियरिंग जैसा ही है। हम इंसानों को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब अगर किसी के हाथ में दर्द है तो बस एक्सरे किया, फिल्म पर एक सफेद टूटी हुई लाइन दिखी और डॉक्टर सीधा उस पर उंगली रखकर कह सकता है कि देखिए, समस्या यहाँ है, हड्डी टूट गई है। एक बहुत ही साफ और बाइनरी स्थिति, या तो चीज टूटी है या जुड़ी हुई है, बीमार है या स्वस्थ है। लेकिन जैसे ही हम शरीर की हड्डियों को छोड़कर मानव मस्तिष्क, बाल विकास और सीखने की उन जटिल प्रक्रियाओं की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। हाँ, वहाँ कोई ऐसी चमकती हुई लाल या सफेद रेखा नहीं होती जो आपको बता दें कि कोई बच्चा गणित क्यों नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल। या फिर उसका व्यवहार अचानक से क्यों बदल गया है। मतलब हम एक ऐसे परिदृश्य में उतर जाते हैं जिसे डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स या निदान संबंधी धुंधलापन कहा जा सकता है। और इसी धुंधलेपन को, इस जटिलता को डिकोड करने के लिए हमें एक बहुत ही व्यवस्थित नक्शे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मानव मस्तिष्क का विकास कोई सीधी रेखा तो है नहीं। हाँ, वो जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तारों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय इतना दिलचस्प है। बिल्कुल। हम आज शिक्षा और मनोविज्ञान के उस चौराहे पे खड़े हैं जिसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है। इसे शॉर्ट में हम सीडीपी कहते हैं। और इस उलझे हुए जाल को सुलझाने के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सच में बहुत ही विस्तृत और प्रामाणिक है। हाँ, आज हम वीजी एकेडमी धनबाद द्वारा तैयार किए गए बेहद विस्तृत यूपीटीईटी और सीटी इस 170 से अधिक पन्नों का दस्तावेज है। और देखिए, ये केवल परीक्षा पास करने का कोई साधन नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि एक इंसान असल में सीखता कैसे है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि इन 170 पन्नों के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को डिकोड किया जाए। इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि ये केवल सिद्धांतों की कोई लिस्ट नहीं दे देता, ये शिक्षा की पूरी विकास यात्रा को हमारे सामने रखता है। सही बात है। ये हमें बताता है कि जब कोई शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो उसके और छात्र के बीच जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे सदियों का कौन सा मनोवैज्ञानिक शोध काम कर रहा है। हाँ, तो आइए इस यात्रा की शुरुआत एकदम बुनियादी सवाल से करते हैं। बच्चे के विकास को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ने खुद को कैसे विकसित किया। बिल्कुल। नोट्स में मनोविज्ञान का जो इतिहास दिया गया है वो पढ़कर मुझे लगा जैसे मैं किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट होने की कहानी पढ़ रही हूँ। अरे, ये तुलना तो बहुत ही सटीक है। मतलब मनोविज्ञान हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम उसे देखते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम 16वीं शताब्दी में जाएं, जब यूनानी दार्शनिकों ने जैसे अरस्तु और प्लेटो ने इस पर विचार करना शुरू किया था, तो उन्होंने इसे दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना। उन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल कहा। मतलब साइकी यानी आत्मा और लॉगस यानी अध्ययन। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना? बिल्कुल। मतलब आप आत्मा का एक्सरे तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वो तो हमारा वो अदृश्य हार्डवेयर है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा, तो उस पर विज्ञान कैसे टिक सकता है? और ठीक इसी वजह से ये परिभाषा टिक भी नहीं पाई, क्योंकि देखिए, विज्ञान को तो प्रमाण चाहिए। फिर 17वीं सदी आई। तब क्या अपडेट आया? तो पंपनोजी जैसे विचारक आए, उन्होंने इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया। अच्छा, साइंस ऑफ माइंड। हाँ, लेकिन फिर वही बात, मन का भी कोई भौतिक आकार तो होता नहीं है, इसे भी आप टेप से माप नहीं सकते। फिर समय बीता और 19वीं सदी में विलियम वुंट आए। नोट्स में इनका जिक्र बहुत प्रमुखता से है। हाँ, क्योंकि उन्होंने इसे चेतना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बना दिया। वुंट ने ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। ओहो, पहली लेबोरेटरी। वहां वो क्या करते थे? वहां वो लोगों से उनके सचेत विचारों के बारे में, मतलब जो वो उस समय सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल पूछते थे। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे हम सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस को टटोलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन नोट्स के अनुसार इसमें भी एक बहुत बड़ी खामी थी। मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस तो हमारे मन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ना? एकदम सही। अचेतन मन का क्या?
जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो असल में हमारे अधिकांश फैसलों को चलाता है, वो तो छूट ही गया। और इसी भारी खामी ने मनोविज्ञान के सबसे बड़े और कह सकते हैं अंतिम अपडेट को जन्म दिया 20वीं शताब्दी में, जहां व्यवहारवादियों की एंट्री होती है। हाँ, जेबी वॉटसन, बीएफ स्किनर और इवान पावलोव जैसे लोगों ने एक पूरी क्रांति ला दी। उन्होंने सीधा कहा, देखो, आत्मा, मन और चेतना को भूल जाओ। हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं कि कोई इंसान किसी खास परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल, मतलब हम आउटपुट को देख सकते हैं। हाँ, तो मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान या साइंस ऑफ बिहेवियर बन गया। आप एक मुस्कान को, एक डर को या किसी टेस्ट स्कोर को आसानी से माप सकते हैं। ये आउटपुट को पढ़ने जैसा है। और इसी आउटपुट को लेकर जेबी वॉटसन का एक दावा नोट्स में दिया गया है, जो पढ़कर मुझे थोड़ा डरावना भी लगा और बहुत साहसिक भी। आप उस दर्जन भर बच्चों वाले दावे की बात कर रही है? हाँ, वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे दर्जन भर स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, व्यापारी या यहाँ तक कि चोर या बेकारी कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे उनकी प्रतिभा कुछ भी हो। मतलब ये तो इंसान को पूरी तरह से एक प्रोग्रामेबल मशीन मानने जैसा हो गया है ना। ये दावा व्यवहारवाद की चरम सीमा को दिखाता है। वॉटसन ये साबित करना चाहते थे कि इंसान जन्म से अपने साथ कुछ लेकर नहीं आता। अच्छा। उनका मानना था कि उसका सारा निर्माण उसके वातावरण और उसे दी गई ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। मतलब प्रकृति से ज्यादा पोषण मायने रखता है। नेचर वर्सेस नर्चर के डिबेट में वो पूरी तरह नर्चर की तरफ थे। तो मनोविज्ञान ने ये तो तय कर लिया कि उसे मानव व्यवहार को मापना है, लेकिन ये व्यवहार और हमारा शरीर समय के साथ बदलते कैसे हैं? वीजी एकेडमी के नोट्स में 2 शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आम जिंदगी में तो हम इन्हें एक ही मान लेते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। हाँ, लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर क्या है? देखिए, ये अंतर शिक्षा मनोविज्ञान की एकदम नींव है। जो वृद्धि है, ग्रोथ, वो पूरी तरह से भौतिक और मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। हाँ, जैसे हड्डियों का लंबा होना, वजन बढ़ना, शरीर के आकार में बदलाव आना, इसे आप इंच टेप या वजन तौलने वाली मशीन से आराम से माप सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक निश्चित समय पर, जिसे हम परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं, वहां आकर रुक जाती है। जैसे मेरी लंबाई का बढ़ना अब रुक चुका है। हाँ, तो वो वृद्धि थी जिसका काम अब पूरा हो गया। बिल्कुल। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लगातार अपडेट होता रहता है। अच्छा। ये मात्रात्मक तो है ही, साथ ही ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव भी है। इसमें आपके सोचने का तरीका, आपका संज्ञानात्मक विकास, आपके इमोशंस, आपकी सामाजिक समझ, ये सब शामिल होता है। और ये रुकता नहीं है? नहीं, विकास कभी नहीं रुकता। ये गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक, मतलब जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। नोट्स में विकास की दिशा को लेकर 2 बहुत ही भारी भरकम और जटिल लगने वाले सिद्धांतों का जिक्र है। कौन से? एक है मस्तकाधोमुखी या शीर्षाधोमुखी, जिसे इंग्लिश में सेफेलोकाउडिल कहते हैं, और दूसरा है समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। नाम भले ही मेडिकल डिक्शनरी के लगे हैं, लेकिन इनके पीछे का जीव विज्ञान बहुत ही तार्किक और दिलचस्प है। हाँ, मुझे भी यही लगा। देखिए, विकास कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है, इसका एक बहुत ही सख्त ब्लूप्रिंट है। सेफेलोकाउडिल का सीधा सा अर्थ है सिर से पैर की ओर विकास। मतलब ऊपर से नीचे? हाँ, आप एक नवजात शिशु को देखिए। उसके विकास का पहला चरण उसके सिर और गर्दन के नियंत्रण से शुरू होता है। ऐसा क्यों? प्रकृति ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जीवित रहने के लिए देखने और दूध पीने की, मतलब मुंह और सिर के हिस्से की सबसे पहले जरूरत होती है। उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, धड़ पर कंट्रोल आता है और सबसे अंत में पैरों पर नियंत्रण आता है, जिससे वो चलता है। क्या बात है! तो विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बिल्कुल। और जो दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर विकास। ये भी उतना ही लॉजिकल है। केंद्र से बाहर मतलब? पहले शरीर के जो मुख्य अंग हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी और हृदय, वो विकसित होते हैं क्योंकि वो जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं। उसके बाद बाहें, फिर हाथ और सबसे अंत में उंगलियों का एकदम बारीक नियंत्रण आता है। ओहो, इसीलिए एक छोटा बच्चा पहले पूरे हाथ से किसी खिलौने पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ता है ना? एकदम सही। और फिर कई महीनों बाद जाकर वो 2 उंगलियों से एक छोटा सा मोती या कोई छोटी चीज उठा पाता है। हाँ, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये विकास एक सीधी रेखा में होता है? सीधी रेखा से आपका क्या मतलब है?
मतलब जैसे अगर एक बच्चा कल एक नया शब्द बोला, आज उसने 2 शब्द बोले, तो क्या वो कल 3 बोलेगा? क्या ये एक समान गति से चलने वाली ट्रेन की तरह है? नहीं, मानव विकास कभी भी रेखीय या लीनियर नहीं होता। नोट्स में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्तुलाकार या सर्पिलाकार कहा गया है, इंग्लिश में स्पाइरल। स्प्रिंग की तरह। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बच्चा किसी एक चरण में बहुत तेजी से नई चीजें सीखता है और आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो विकास थोड़ी देर के लिए रुकता है या धीमा हो जाता है। अच्छा, वो पीछे हटता है? पीछे नहीं हटता, बल्कि वो रुक कर अपने उस नए सीखे हुए ज्ञान या कौशल को अपने पूरे सिस्टम में मजबूती से बिठाता है, उसे कंसोलिडेट करता है, और जब वो नींव पक्की हो जाती है तब वो फिर से तेजी से आगे बढ़ता है। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब अक्सर माता पिता घबरा जाते हैं ना कि अरे हमारे बच्चे ने अचानक कुछ नया सीखना बंद कर दिया है या वो धीमा हो गया है। हाँ, पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं। जबकि असल में वो पीछे नहीं जा रहा, वो बस अपनी नींव को पक्का कर रहा है। बिल्कुल। और इसी विकास यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जिसे स्टैनली हॉल ने बहुत ही सटीकता से प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा है। किशोरावस्था। जी हाँ, एडोलेसेंस। इस उम्र में बच्चे का शरीर और उसका हार्मोनल संतुलन इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि उसका संज्ञानात्मक और इमोशनल विकास उस गति को संभाल ही नहीं पाता। सच में वो एक तूफानी दौर होता है। वो एक साथ अपनी पहचान ढूंढने, समाज में जगह बनाने और अपने शरीर के बदलावों से लड़ रहा होता है। ये एक वास्तविक तूफान है। बाहरी विकास और उम्र के साथ होने वाले इस तूफानी बदलाव की रूपरेखा तो खैर स्पष्ट हो गई, लेकिन एक बच्चा अंदर से कैसा इंसान बनेगा, ये कैसे तय होता है? जब हम मन के भीतर चल रही इस जंग की बात करते हैं, तो सिगमंड फ्रॉयड और उनके मनोविश्लेषणवाद को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। फ्रॉयड ने मनोविज्ञान को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने मानव मन की तुलना एक बर्फते पहाड़ से, यानी एक आइसबर्ग से की। जो हमें बाहर से दिखता है, हमारी तार्किक सोच, हमारे दैनिक कार्य, फैसले, वो केवल चेतन मन या कॉन्शियस माइंड है। अच्छा। और फ्रॉयड के अनुसार ये पूरे मन का सिर्फ 10% है। बाप रे। और बाकी का 90% वो पानी के नीचे छिपा है। वो हमारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड है। अच्छा। इसी में हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे सबसे गहरे डर, हमारी आक्रामकता और ऐसे कड़वे अनुभव होते हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते। और इन दोनों के बीच एक अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो एक पुल की तरह काम करता है। फ्रॉयड केवल मन के इन स्तरों पर नहीं रुके, है ना? उन्होंने व्यक्तित्व की एक गत्यात्मक संरचना भी दी, इद, अहम और परम अहम। हाँ, ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। अगर हमारा व्यक्तित्व एक कार है, तो ये इद या आइड उस कार का एक्सीलरेटर है। दिलचस्प है। कैसे? क्योंकि ये जन्मजात है, पूरी तरह अचेतन है, और ये सिर्फ सुखवादी सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे अभी और इसी वक्त अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे वो खिलौना चाहिए, चाहे किसी को चोट क्यों न लगे। ये ईद की आक्रामक आवाज है। क्या बात है। ये एनालॉजी इस जटिल सिद्धांत को बहुत आसान बना देती है। और देखिए, इस एक्सीलरेटर को रोकने के लिए 5-6 साल की उम्र में समाज और माता-पिता के प्रभाव से परम अहम यानी सुपर ईगो विकसित होता है, जो कि कार का ब्रेक है। बिल्कुल। ये ब्रेक आदर्शवाद और नैतिकता की बात करता है। ये लगातार हमारे कान में फुसफुसाता है कि समाज क्या कहेगा, क्या सही है, क्या पाप है। ये ईद की हर जंगली मांग पर ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करता है। अब देखिए, अगर कोई कार सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक के भरोसे चले, तो उसका एक्सीडेंट होना तो तय है। एकदम तय है। इसलिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए आता है अहम यानी ईगो। ईगो उस कार का स्टीयरिंग व्हील है, जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, रियलिटी प्रिंसिपल। ये ईद से कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज मिलेगी, लेकिन हमें इसके लिए सही तरीका और सही समय खोजना होगा। और ये स्टीयरिंग व्हील ही इंसान को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। ये व्यक्तित्व निर्माण की एक भयानक आंतरिक जंग है, जो हर पल हमारे अंदर चल रही है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरी जंग भी है, जो ये तय करती है कि उस कार का इंजन कितना शक्तिशाली होगा
और वो किस सड़क पर चलेगी। वो कौन सी जंग है? ये है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी बनाम वातावरण यानी एनवायरनमेंट की जंग। ओहो, वो पुरानी डिबेट कि एक बच्चे की सफलता उसके माता पिता से मिले जीन्स तय करेंगे या फिर उसका घर और स्कूल का माहौल। हाँ, और इस बहस को वीजी एकेडमी के नोट्स में वुडवर्थ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र से सुलझाया गया है। सूत्र है विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हुई थी पढ़ते वक्त। वुडवर्थ ने यहाँ गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के निशान का इस्तेमाल क्यों किया, जोड़ या एडिशन का क्यों नहीं? ये अक्सर लोग पूछते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को 50% अच्छे जीन्स मिले हैं और 50% अच्छा वातावरण मिला है, तो दोनों को जोड़कर वो 100% एक सामान्य जीवन क्यों नहीं जी सकता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही वुडवर्थ के सिद्धांत की असल आत्मा है। उन्होंने जोड़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि विकास के ये दोनों कारक स्वतंत्र नहीं हैं। अच्छा, ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसे एक बीज के उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बीज है जिसके अंदर एक विशाल फलदार पेड़ बनने की आनुवंशिक क्षमता मौजूद है। उसका जीन बहुत शक्तिशाली है। ठीक है। अब आप उस बेहतरीन बीज को ले जाकर एक बंजर रेगिस्तान में फेंक देते हैं, जहां ना पानी है और ना ही उपजाऊ मिट्टी। इसका मतलब है कि उसका वातावरण शून्य हो गया। तो क्या वो पेड़ उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा। बिल्कुल। और गणित के नियम के अनुसार जब आप किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो परिणाम शून्य हो जाता है। अब समझी। और इसके विपरीत अगर आपके पास दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, बेहतरीन खाद है, मतलब शानदार वातावरण है, लेकिन जो बीज आपने बोया है वो अंदर से पूरी तरह खोखला है, यानी उसका वंशानुक्रम शून्य है। हाँ, तो तब भी कुछ नहीं उगेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। कोई भी एक कारक अगर शून्य हो गया तो समग्र विकास शून्य हो जाएगा। इसलिए ये गुणा है, जोड़ नहीं। दोनों का प्रभाव एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। खैर, यहाँ तक हमने ये तो समझ लिया कि इंसान का आंतरिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। हाँ। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये पूरी प्रणाली बाहरी दुनिया से चीजें सीखती कैसे है। मतलब सीखने की प्रक्रिया जिसे हम लर्निंग कहते हैं, वो वास्तव में कैसे घटित होती है। देखिए, सीखने के तंत्रों को समझने के लिए हमें रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के पास जाना होगा। पावलोव का कुत्ते वाला प्रयोग। बिल्कुल। उनके शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग से त्वांत ने तहलका मचा दिया था। पावलोव असल में पाचन क्रिया पर शोध कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने देखा कि कुत्ते के सामने खाना रखने पर, जो कि एक स्वाभाविक उत्तेजक है, स्वाभाविक रूप से कुत्ते की लार टपकने लगती है। ये एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। लेकिन फिर पावलोव ने उस प्राकृतिक रिफ्लेक्स को हैक कर लिया है ना? बिल्कुल हैक कर लिया। उन्होंने क्या किया कि खाना देने से ठीक पहले घंटी बजानी शुरू की। कई दिनों तक यही चला। घंटी बजी, खाना आया, लार टपकी। फिर एक दिन उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और आश्चर्यजनक रूप से केवल घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ओहो। कुत्ते के तंत्रिका तंत्र ने एक अप्राकृतिक चीज यानी घंटी को एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी लार के साथ जोड़ लिया था। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया या कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ मुझे एक कड़ी आपत्ति है। क्या? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक इंसान का अलजेब्रा सीखना या किसी गहरी कविता को समझना एक कुत्ते के घंटी बजने पर लार टपकाने के बराबर है। मतलब क्या ये हमारी बुद्धिमत्ता को बहुत निचले स्तर पर नहीं ले आता? आपकी आपत्ति बिल्कुल वाजिब है, और सच कहूं तो पावलोव का सिद्धांत मानव बुद्धिमत्ता की पूरी कहानी है भी नहीं। ये केवल उसकी नींव है। शास्त्रीय अनुबंधन केवल हमारी अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं, हमारी बुनियादी आदतों और डर के निर्माण को समझाता है। जैसे किसी खास परफ्यूम की गंध से अचानक किसी पुरानी घटना का याद आ जाना, या स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही बिना सोचे बैग पैक करने लगना। बिल्कुल। या फिर सफेद कोट पहने डॉक्टर को देखकर एक छोटे बच्चे का रोने लगना, भले ही डॉक्टर ने अभी तक सुई न निकाली हो। हाँ, ये तो बहुत होता है। ये सब पावलोव का अनुबंधन है। लेकिन जब बात समस्या समाधान, रचनात्मकता और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता की आती है, तो पावलोव के सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। और उस उच्च स्तर को समझने के लिए नोट्स हमें हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की ओर ले जाते हैं। गार्डनर का सिद्धांत तो शिक्षा जगत के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। दशकों तक दुनिया बस यही मानती रही कि बुद्धि बस एक ही तरह की होती है, जिसे आईक्यू टेस्ट से नापा जा सकता है। हाँ,
एक बहुत ही संकीर्ण नजरिया था। मतलब अगर एक बच्चा गणित या विज्ञान में तेज है तो वो बुद्धिमान है, अगर नहीं तो वो कमजोर है। और गार्डनर ने इस एकाकी दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क कोई सिंगल प्रोसेसर नहीं है। तो क्या है? ये एक मल्टी कोर प्रोसेसर है। उन्होंने 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धिमत्ताओं की पहचान की। और ये बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जैसे भाषाई बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो लेखकों और वकीलों में होती है, या तार्किक गणितीय बुद्धि जो वैज्ञानिकों में होती है। बिल्कुल। इसके अलावा संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि जो एथलीट्स और नर्तकों में पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि या स्पेशियल इंटेलिजेंस जिससे महान मूर्तिकार या आर्किटेक्ट बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई बच्चा गणित की परीक्षा में फेल हो जाता है, लेकिन वो एक खाली कैनवस पर एक अद्भुत पेंटिंग बना सकता है, तो वो बच्चा कमजोर नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी स्थानिक बुद्धि असाधारण है। हमारी शिक्षा प्रणाली उसे फेल इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंक रही है। बहुत सही कहा आपने। और यही से ये पूरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी हमारे वास्तविक क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक देती है। इन सभी सिद्धांतों, विकास, पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, इन सब को एक साथ पिरोकर एक देश अपनी शिक्षा प्रणाली कैसे बनाता है, इसे समझने के लिए हमें भारत के क्लासरूम्स के संविधान यानी आरटीई एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखना होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कानून ने शिक्षकों और छात्रों के बीच के पूरे पावर डायनामिक्स को, उस सत्ता के समीकरण को ही बदल कर रख दिया। वीजी अकादमी के नोट्स में इसकी धारा 17 का विशेष उल्लेख किया गया है। देखिए, धारा 17 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली से उस पुरानी डंडे वाली मास्टरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर सख्त रोक लगाती है। मनोविज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि डर से शास्त्रीय अनुबंधन तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक रचनात्मकता कभी जन्म नहीं ले सकती। लेकिन इसी एक्ट की धारा 16 को लेकर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। ये मूल रूप से नो डिटेंशन पॉलिसी थी। हाँ, मतलब आप किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं कर सकते थे, चाहे उसका प्रदर्शन कैसा भी हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस नीति का उद्देश्य बच्चों को फेल होने के तनाव और अपमान से बचाना था, लेकिन व्यवहार में जब इसे लागू किया गया तो ये उल्टी पड़ गई। क्यों? इसमें क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ ये थी कि इसने प्रेरणा या मोटिवेशन के बुनियादी मनोविज्ञान को ही नष्ट कर दिया। देखिए, सीखने के लिए एक निश्चित स्तर के घर्षण यानी फ्रिक्शन या परिणाम की आवश्यकता होती है। जब बच्चों और शिक्षकों दोनों को ये पता चल गया कि कोई भी फेल नहीं होने वाला है, तो प्रयास का स्तर गिर गया। अच्छा, मतलब वो ड्राइव ही खत्म हो गई। बिल्कुल। शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। और शायद इसी वजह से जनवरी 2019 में इसमें संशोधन किया गया। अब राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि यदि बच्चा शैक्षिक रूप से बहुत कमजोर है तो उसे फेल किया जा सकता है। हाँ, हालांकि उसे सुधरने का एक अतिरिक्त मौका जरूर दिया जाता है। ये शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही को वापस लाने का एक तरीका था। अब क्योंकि शिक्षकों पर बच्चों को बिना मारे, बिना डराए, उनकी अलग अलग बुद्धिमत्ता के अनुसार पढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई है, तो खुद शिक्षकों की ट्रेनिंग भी बदलनी पड़ी होगी। बिल्कुल बदलनी पड़ी। और यहीं पर सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का विज्ञान सामने आता है। नोट्स बताते हैं कि इसकी शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी और भारत में ये 36 मिनट के एक बहुत ही सख्त चक्र या साइकिल में काम करती है। ये 36 मिनट का गणित क्या है और ये एक शिक्षक के दिमाग को कैसे रीवायर करता है? माइक्रो टीचिंग को आप एक विज्ञान के प्रयोग की तरह समझ सकती हैं, जहां आप एक समय में केवल एक चर या वेरिएबल पर ध्यान देती हैं। एक भावी शिक्षक 5-10 बच्चों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है। वो एक साथ पूरा पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि एक विशिष्ट कौशल का अभ्यास करता है, जैसे कि सवाल पूछने की कला या ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग। अच्छा, और इस 36 मिनट के चक्र के 6 चरण होते हैं? हाँ, पहले वो घर से पाठ योजना यानी प्लान बना कर लाता है। फिर वो 6 मिनट तक शिक्षण यानी टीच करता है। जो पर्यवेक्षक वहां बैठे होते हैं वो उसे तुरंत 6 मिनट का फीडबैक देते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर कोई कमी रह गई तो शिक्षक अगले 12 मिनट तक फिर से योजना बनाता है, यानी रीप्लान करता है। फिर से योजना? हाँ, फिर वो 6 मिनट दोबारा पढ़ाता है, रीटीच, और अंत में 6 मिनट फिर से फीडबैक लेता है, रीफीडबैक। तो ये जो रीटीच और रीफीडबैक वाला हिस्सा है
वो इसलिए है ताकि शिक्षक अपनी गलती को सुधार कर उसे तुरंत अपनी नई आदत में ढाल ले। एकदम सही। ये तो एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। और जब ये प्रशिक्षित शिक्षक असली क्लासरूम में जाकर बच्चों का टेस्ट लेता है तो उस मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के भी सख्त नियम होते हैं। हाँ। नोट्स में एक अच्छे टेस्ट की 2 सबसे बड़ी विशेषताएं बताई गई हैं। वैधता यानी वैलिडिटी और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। इन दोनों शब्दों में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत आसान है। वैधता का अर्थ है कि परीक्षा वही चीज मापे जिसके लिए वो बनी है। मतलब? मान लीजिए आप एक गणित का टेस्ट ले रही हैं, लेकिन आपने उसमें भाषा इतनी कठिन और उलझाऊ लिख दी है कि बच्चा गणित के सूत्र जानने के बावजूद सवाल ही नहीं समझ पा रहा। तो वो टेस्ट गणित का रहा ही नहीं, वो भाषा ज्ञान का टेस्ट बन गया। इसलिए वो टेस्ट वैध या वैलिड नहीं है। क्या बात है। और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का मतलब है परिणामों में एकरूपता। बिल्कुल। मतलब अगर किसी बच्चे ने एक टेस्ट दिया और उसे आज 80 नंबर मिले, अगर 10 दिन बाद कोई दूसरा टीचर उसी कॉपी को चेक करे तब भी उसे 80 नंबर ही मिलने चाहिए। एकदम सही। अगर नंबरों में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है तो आपका मूल्यांकन तरीका विश्वसनीय नहीं है। वो एक खराब तराजू की तरह है जो हर बार अलग वजन दिखाता है। हाँ, इन सभी बातों का सार ये है कि आधुनिक शिक्षा ने उस पुरानी सोच को पूरी तरह से त्याग दिया है, जिसमें बच्चों को एक खाली बर्तन माना जाता था जिसे शिक्षक अपने ज्ञान से भर देगा। और इस नई सोच को मनोविज्ञान में रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जिसके सबसे बड़े पैरोकार जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की रहे हैं। रचनावाद ये मानता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। वो अपने वातावरण से लगातार टकराता है, प्रयोग करता है, गिरता है और अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से खुद करता है। इस परिदृश्य में शिक्षक कोई तानाशाह ज्ञानदाता नहीं है, वो सिर्फ एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर है। उसका काम सिर्फ वो उपजाऊ मिट्टी और पानी उपलब्ध कराना है ताकि वंशानुक्रम का वो बीज खुद ब खुद एक बड़े पेड़ में विकसित हो सके। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने वीजी एकेडमी के नोट्स के माध्यम से एक बहुत ही गहरी और लंबी यात्रा तय की। बिल्कुल। हमने मनोविज्ञान के इतिहास से शुरुआत की, जहां हमने आत्मा और चेतना के अदृश्य विचारों से निकलकर व्यवहारवाद की मापी जा सकने वाली दुनिया में प्रवेश किया। और हमने देखा कि वृद्धि कैसे रुक जाती है, लेकिन विकास एक स्प्रिंग की तरह जीवन भर खुद को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ता है। हमने फ्रॉइड के मन के आइसबर्ग में गोता लगाया और इदम, अहम और परम अहम की जंग को समझा। हमने वुडवर्थ के सूत्र से ये भी जाना कि प्रकृति और पोषण एक दूसरे के गुणांक हैं, प्रतियोगी नहीं। पावलोव के अनुबंधन से लेकर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत तक हमने सीखने के हर आयाम को छुआ। हाँ। और अंत में हमने देखा कि आरटीई एक्ट, सूक्ष्म शिक्षण और रचनावाद के जरिए ये सब कुछ हमारे आधुनिक क्लासरूम की शक्ल कैसे बदल रहा है। सच कहूं तो ये एक ऐसी समझ है जो सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो मानव व्यवहार को गहराई से समझना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक विचार है जो मुझे बहुत गहराई से परेशान कर रहा है। क्या? हमने आज स्थापित किया कि किसी भी बच्चे का समग्र विकास उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण का गुणनफल है। हाँ, वुडवर्थ का सूत्र। सदियों से एक बच्चे का वातावरण उसके माता पिता, उसका मोहल्ला और प्रकृति हुआ करती थी। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में हमारे बच्चों का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। ये तो है। ये अब तेजी से चमकती स्क्रीन्स, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और एआई द्वारा संचालित हो रहा है। बच्चे अब मिट्टी के बजाय पिक्सल से ज्यादा खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर वातावरण का ये गुणक इतनी तेजी से और इतने कृत्रिम तरीके से बदल रहा है, तो क्या ये हमारे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उनके मस्तिष्क के मूल ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए एक नई दिशा में धकेल रहा है? क्या आने वाले समय में मानव मस्तिष्क इस डिजिटल वातावरण के अनुसार खुद को पूरी तरह बदल लेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।